हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? याद है कल हमारा चल रहा था रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें आपने काफी सारी बातें सीख ली थी। आज तो बस इसका अंत है चैप्टर का। मैं ना आपको जो पिछली क्लास में कराया था वो रिवाइज कराना चाहता हूं, और वो बड़े आसानी से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी छोटी सी बात सुननी है। मैं कुछ नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि जी कुछ को तो ये है कि ना तो कोई रिजर्व बनाना और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी। जब कुछ करना ही नहीं तो सोर्स वाला तो कुछ काम होगा ही नहीं, सिर्फ मेथड चलेगा। कुछ को रिजर्व भी बनाना है 10% और इन्वेस्टमेंट भी करनी है, और कुछ को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। पहली बात तो मुझे ये याद करवाना है किसको ये काम करना है। दूसरा, आपको रिवाइज कराना है। मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, इस एग्जाम्पल को जिसको समझ में आ गया उसको अब तक की सारी बातें आती हैं। तो क्यों ना वो एग्जाम्पल शुरू करें। आ जाओ जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल के जरिए मैं अपनी पूरी डिस्कशन कर चुका हूं। 1 साल, 2, 3 और 4 साल टोटल है। टोटल कितने साल है? 4। 1 अप्रैल को 1012% डिवेंचर इशू किए, 100 रुपए का एक। रिडीम्ड करने हैं यहां पर, रिडीम करने हैं, रिडम्पशन करनी है मुझे। अब मेरी बात समझो, ब्याज का तो आपको पता ही है, यही होगा 30 सितंबर 31 मार्च, 30 सितंबर 31 मार्च, 30 सितंबर 31, 30 सितंबर 31। मैं आपको बताता हूं फर्स्ट केस, इफ कंपनी इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल institutions, banks, unlisted नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये मैं बता दूं क्या होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे मुथूट फाइनेंस है, ये बैंक नहीं है, फाइनेंस करते हैं। बजाज फाइनेंस है, इनके बैंक नहीं है, ये फाइनेंस करते हैं। इनमें कुछ लिस्टेड होते हैं, कुछ अनलिस्टेड होते हैं। लिस्टेड वो होते हैं जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिखा हुआ है, अनलिस्टेड वो होते हैं जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिखा हुआ। मैं वैसे ही बता रहा हूं, मान लो बजाज है, बजाज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर बजाज का नाम शेयर मार्केट में है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो लिस्टेड एनबीएफसी कहलाएंगे। और अगर उनका नाम नहीं है वहां पर स्टॉक एक्सचेंज, तो वो अनलिस्टेड कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर कंपनी एआईएफआई, एफआई, बैंक्स, अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे बजाज है, बजाज तो मोबाइल के लिए भी फाइनेंस करती है, हर चीज के लिए करती है। ये सिर्फ हाउस के लिए फाइनेंस करती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है, और एक दो नहीं, बहुत सारी हैं, आपको पता भी नहीं, इतने सारे नाम है। ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये इन सारों पर एक रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है वो डिस्कस हम करेंगे। सेकेंड, इफ कंपनीज इज अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड में कौन कौन आ जाएगा? देखो, एनबीएफसी अगर अनलिस्टेड है वो नहीं, वो तो कौन से में आ गई? फर्स्ट में। अगर अनलिस्टेड एचएफसी है वो कहां पर आ गई? फर्स्ट में। उन पर नहीं, उनके अलावा जो भी अनलिस्टेड कंपनी है उन पर एक रूल लगेगा, इफ कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। और थर्ड पार्ट, if company is
लिस्टेड एनबीएफसी, एचएफसी और अदर लिस्टेड कंपनीज। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आप देखिए, यहां सेकेंड वाले पार्ट में कौन सी कंपनी आई हुई है? अनलिस्टेड। थर्ड वाले पार्ट में कौन सी कंपनी आई हुई है? लिस्टेड। फर्स्ट वाले पार्ट में कौन सी कंपनी आई हुई है? एआईएफआई, एफआई, बैंक। बस पंगा किन्होंने डाल रखा है? एनबीएफसी और एचबीएफसी ने। अगर एनबीएफसी अनलिस्टेड है तो फर्स्ट पार्ट में आएगी, और अगर वो लिस्टेड है तो थर्ड पार्ट में आएगी। पहले ये याद होगी बातें। अभी मैं और डिस्कशन क्या समझाऊंगा, पहले इतना याद करवा रहा हूं मैं आपको। देखो, एआईएफआई, एफआई और बैंक्स, ये किसमें है? फर्स्ट में। अनलिस्टेड किसमें है? सेकंड में। लिस्टेड किसमें है? थर्ड में। बस पंगा किसका है? एनबीएफसी और एचएफसी। एनबीएफसी और एचएफसी लिस्टेड है तो कहां पे है? थर्ड में। अनलिस्टेड है तो किसमें है? वन में। इन तीनों के केस में किस तरह से रिडम्पशन की एंट्रियां होंगी? मेथड तो सब में ही सेम है, मेथड की दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसकी है? सिर्फ सोर्स की। सोर्स में पहले वालों के लिए तो सोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरे वालों के लिए पहले साल 10% डीआरआर बनाना है और आखिरी साल में 15% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तीसरे वाले के केस में सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्लियर हो गई? आ जाओ हम तीनों का सॉल्यूशन करते हैं। अगर कंपनी का ये सब समझ में आ गया तरीका आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं? सॉल्यूशन अगर फर्स्ट है तो क्या होगा, सेकंड है तो क्या होगा, थर्ड है तो क्या होगा। मैं पहले तो सिंपल चलूंगा। एक बात बताना, फर्स्ट में कौन कौन कवर्ड है? एआईएफआई, एफआई, बैंक्स, तीन तो ये आ गए। यहां पे कौन कवर है? अनलिस्टेड। यहां पे कौन कवर है? लिस्टेड। अब दो जने के पंगे में रह गए, कौन? एनबीएफसी और एचएफसी। अगर ये अनलिस्टेड है तो इधर आएंगे, और अगर ये लिस्टेड है एनबीएफसी और एचएफसी तो वो इधर आएंगे। लिस्टेड है तो बैंक तो कुछ भी हो सकता है, बैंक तो यही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये तो याद हो गए होंगे अब आपको। बोलो बच्चों, अब आप ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तारीख 1 अप्रैल। साल कौन सा चल रहा है? 19-20 से कर लो। 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। अगर साल चल रहा है 19-20, 19-20, 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किए, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर कितने रुपए? 1 लाख। यहां पर भी क्या एंट्री बनेगी? सेम। यहां पर भी क्या एंट्री बनेगी? सेम। कोई डाउट है किसी बच्चे को? 1 अप्रैल के बाद 30 सितंबर, 31 मार्च ब्याज देनी है, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितनी ब्याज बनेगी? 6000। 31 मार्च को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितनी ब्याज बनेगी? 6000। पी एंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितनी ब्याज बनेगी? 12000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। यहां पर भी सेम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000। कोई डाउट है किसी को? ये भी सेम बनाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों। अब ध्यान से आप बताइए, तीनों में से किसे रिजर्व की एंट्री बनानी पड़ेगी? फर्स्ट वाले को बनानी है ना, याद करते रहे बार बार। AIFI, FI, बैंक्स, अनलिस्टेड NBFC, HFC, इनको तो बनानी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज को बनानी है, यस, इन्हें DRR की एंट्री बनानी है। क्या लिस्टेड को बनानी है? ना। तो बस ये एक एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR। और कितने रुपए का DRR बनाएंगे? 10,000 का 10%। खत्म हो गया जी, बाकी तो किसी को नहीं बनाना DRR। अब तो ये कंसेप्ट इजी हो गया, पहले था बड़ा मुश्किल। कोई डाउट है? हो गया 19-20 खत्म। अब कौन सा साल शुरू होगा? 20-21। 20-21। अब तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे। 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना ब्याज बनेगा? 6,000। 31 मार्च को फिर ब्याज देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना ब्याज बनेगा? 6,000। सारे का सारा इंटरेस्ट पी एंड एल में डाल देंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000। इसमें भी सेम एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। यहां पर भी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000। बोलो बच्चों। यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000। कोई डाउट है? बाकी तो कुछ है ही नहीं, ना तो यहां सोर्स की एंट्री होनी, ना यहां कोई इन्वेस्टमेंट की एंट्री होनी। सोर्स की तो कोई एंट्री है ही नहीं। लो जी, 20-21 बीत गया। 21-22 भी यही है। 21-22 भी यही है। मैं सेम ही कर दूं 20-21 और 21-22। कोई टाइप 22-23 आ गया। 22 और 23, 22 और 23। 22-23 में 30 अप्रैल तक जो पहले वाले, जो ये दूसरे वाले हैं, दूसरे वाले कौन है? अनलिस्टेड। ठीक है। दूसरे वाले को 15% पैसा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सोर्स है। तो कैसे करोगे? यहां पे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपए लगाने होंगे। इनको भी लगाने होंगे 15,000 रुपए। कोई बात समझ में आई है? ओके ना? अब इन्होंने 30 अप्रैल को पैसा लगा दिया, बस यही है कि इनके पास लो है, ये एक कानून है, मुझे ये पूरा करना है। इसके बाद तो अपना आराम से 30 सितंबर आएगी, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट 12,000। पेमेंट भी करनी है, बोलो बच्चों, पेमेंट कर दो। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,00,000, ठीक है ना। टू डिवेंचर होल्डर 1,00,000, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000। कोई डाउट है किसी को? सोच लो अभी भी। और इधर भी सेम ही एंट्री, बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000, ठीक है बच्चों। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी हो सकता है ना, याद है ना, प्रीमियम भी हो सकता है। टू डिवेंचर होल्डर 1,00,000, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000। यहां पर अब एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। क्या एक्स्ट्रा काम होगा? एक तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, दूसरा जो डीआरआर में पैसा पड़ा हुआ था वो कहां डाल देंगे? जर्नल रिजर्व में। सेकंड वाले केस में यही था ना, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सोर्स वाली कुछ एंट्रियां बनाऊंगा। सोर्स वाली क्या एंट्रियां बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए? 15,000। अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होगा तो कहां जाएगा वो? पी एंड एल में। यहां पर मुझे ब्याज भी मिल सकती है, इसकी ब्याज मिलेगी तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ भी हो सकता है यहां पर। अब जो डीआरआर पड़ा है वो कहां चला जाएगा? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, कितने रुपए? 10,000। कोई डाउट है? अब इधर आ जाओ, तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 12,000, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। तुम्हारे पास +2 में था ये, ओमिट हो गया था। 1,00,000। अब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15,000। बस यहां पर डीआर जर्नलिज्म में जाएगा ही नहीं। क्या आपको यहां तक की सारी बातें याद हो गई? पक्का? आप एक काम करो, थ्योरी में चलो, थ्योरी में चलो। ऐसे लिखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखो। AIFI बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, listed companies,
अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी, यहां पर अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी, यहां लिखो लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी। ठीक है, ये कंपनियां बन गई। अब लिखो डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे अपना बनाया हुआ उनका बनाया हुआ थोड़ी ना। डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इसमें ना डीआरआर बनाना ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनानी, इसमें डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें डीआरआर भी बनाना है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करनी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो याद करना ही है मुझे। बोलो अब डीआरआर कब बनाना है, पहले साल। कितना बनाना है, 10%। तो मैं यहां पे बना दूं डीआरआर क्या बनाना है, लिखे डीआरआर के बारे में। अब डीआरआर बनाना किसको, ये तो समझ में आ गई ना आपको, कैसे एंट्री होगी ये भी समझ में आ गई। तो लिखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व is created 10% of debenture amount in the first year when debenture issued। और एंट्री क्या बनेगी इसकी, P&L appropriation account debit to DRR। DRR जिसको बनाना है उसको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले डीआर बनाना किसको है, सिर्फ तीसरे वाले को, अनलिस्टेड वालों को सिर्फ। अनलिस्टेड में भी एनबीएफसी और एचबीएफसी के अलावा, है ना। तो ये बनाना पड़ेगा। और when debenture are redeemed, then जब डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे तब डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कोई डाउट है इसमें, तो क्या एंट्री बनेगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर के बारे में बात लिख ली। अब क्या उनसे बात लिखनी है मुझे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या हुआ, बंद कर दो। डीआरआर इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट का किसी से काम करना है, एक तो लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड एनबीएफसी और लिस्टेड एचबीएफसी। और किसको करना है, अनलिस्टेड कंपनी को। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचबीएफसी। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसी और एचबीएफसी। यार कोई अजान हो रही है, उसकी आवाज आ रही है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट ये कौन से साल में करनी है, इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन बिफोर 30th अप्रैल। लिखे इन द
ईयर ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन वाले साल में बिफोर 30 अप्रैल, 30 दिन पहले परचेज DRR इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या एंट्री बनेगी? DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी खरीदनी है? 15% ऑफ डिवेंचर्स। कोई डाउट है? अब आफ्टर रिडम्पशन, उसी साल में रिडम्पशन मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, एंड होने पर, तो एंड होने पर क्या करोगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट है, हाँ, रिडम्पशन के बाद, आफ्टर रिडम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब कुछ हो कौन से साल में रहा है? रिडम्पशन वाले साल में। 30 अप्रैल को खरीदी है, आखिरी में बेच रहा हूं, और जो प्रॉफिट और लॉस है वो कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो बैलेंस P&L, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो P&L अकाउंट में जाएगा। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम हो जाती है इन्वेस्टमेंट पर तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम और इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इसमें इन्वेस्टमेंट में इनकम भी तो हो सकती है ना, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम और इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुश्किल है ये सब? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इस थ्योरी को बहुत मुश्किल से आपको एक बार याद करा दिया है। अब आपका फर्ज बनता है भूले ना और इसको बार बार रिवाइज करें। मैंने एक बार, आप सोच के देखो, इस क्वेश्चन, इस थ्योरी को समझाने के लिए कितना दिमाग खपत की है अपनी। आपको कई मेथड, कई कुछ समझाए हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना यार। मेरा क्या फर्ज है? एक बार आपके माइंड में बात को बिठवा देना, लेकिन फिर आपका फर्ज बन जाता है कि उस बात को भूले ना, बार बार रिवाइज करें। एक आखिरी एग्जांपल बताता हूं जो कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस इस टाइप का, बाकी कुछ नहीं। खत्म खत्म, सच में खत्म। आखिरी एग्जांपल है, इसके बाद स्टडी मैट शुरू करेंगे। एंड आप एग्जांपल तो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से सुनना। हम 30 सितंबर और 31 मार्च को ब्याज देते हैं। यहां पर 12% डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख आउटस्टैंडिंग। वो आपसे जानबूझकर ना आखिरी वाला साल पूछेगा। वो आपको इतने सारे साल देगा ही नहीं, वो आपसे कहेगा आखिरी साल में 1 लाख रुपए के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, इशू नहीं किए, स्टार्टिंग से टू बैलेंस बीडी। कहेगा DRR, बताना कितना DRR जोड़ा होगा उसने उस साल। 10%, 1,10,000 जोड़ना चाहिए था। जानबूझ के कहेगा उसने 5,000 जोड़ रखा है। आप कहोगे पागल है क्या, है ही गलत ये आदमी। इस आदमी को पूरा 10% DRR जोड़ना था। अब ये तो गलती कर बैठा, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। हम पहले पूरा 10 करेंगे इसको, ठीक है।
फिर कहेगा आपको जानबूझ के बताएगा नहीं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नहीं ऐसे कह देगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, 500 लिख लो। जैसे इसने मुझे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया ना, मुझे समझ में आ जाना चाहिए ये अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। डीआरआर भी दे रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, तो किसकी बात कर रहा है ये? अनलिस्टेड कंपनी की। और अनलिस्टेड कौन सी? अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी। बोलो। और फिर यहां कह देगा डिवेंचर रिडीम्ड। शो ऑल अकाउंट्स, शो ऑल लेजर्स। लेजर्स पूछेगा आपसे, एंट्री तो बहुत कम पूछेगा। शो ऑल लेजर्स। आ जाओ सॉल्यूशन करें। अब तो आप पार्टी का इंतजाम करो, चैप्टर खत्म। सुने, पहला लेजर कौन सा है? 12% डिवेंचर। आ जाओ 12% डिवेंचर। %12 डिवेंचर बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए है? आउटस्टैंडिंग मतलब उस दिन देने थे, डिवेंचर इतने के हैं। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, 12% डिवेंचर में किसी को डाउट हो तो? अब आगे चलते हैं। मेरे पास डीआरआर है 5000 का, मुझे किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? डीआरआर का। डीआरआर कितना? डीआरआर है 5000। ये देखते ही आपका दिमाग घूम जाना चाहिए। उसको बोलो, बोलो मूर्ख, तू पागल है। पहले साल ही 10% डीआरआर होना चाहिए था, लो को तोड़ कर आ रहा है। कंपनी बंद हो जाएगी। वो तो मैं अच्छा व्यक्ति हूं, किसी को बता नहीं रहा, चुपचाप अपने आप और रिजर्व बना देता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। एंट्री बन गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो डीआरआर क्रेडिट हो गया ना। अब कोई देखेगा तो कितने का नजर आएगा उसको? 10 का। कोई डाउट किसी को? वैसे तो इसका 10 का ही होना चाहिए था, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, वो कह देगा कि मैंने बनाया ही नहीं, मैं भूल गया। तो भूल गया तो बनाओ भाई। और ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। अच्छा, अगर ये होती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर तो ये डीआरआर का चक्कर ही ना होता, ये इन्वेस्टमेंट का भी चक्कर ना होता। बोलो। चलो जी, हमने ये काम तो कर दिया कि डीआरआर है। और ये अब ये वाला कौन सा साल है? रिडम्पशन वाला साल। इन कंपनियों को 15% क्या खरीदनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री बनेगी? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लो जी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। टू बैंक। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदोगे? ये 30 अप्रैल थे, पहले 30 अप्रैल से कितने रुपए की खरीदोगे? 1 लाख का 15%, 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। बोलो। आपको बस आराम से सोचते हुए चलना है। ये आखिरी साल है, आखिरी साल में ये डिवेंचर हो गए, डीआरआर पूरा कर दिया, 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीद ली। अब तारीख आ गई 30 सितंबर। इंटरेस्ट पे करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
30 सितंबर को टू बैंक कितने रुपए? 6,000। 1,00,000 का 12%, 6 महीने का। अब आगे चलो, 30 सितंबर बीती, तारीख आ गई 31 मार्च। ब्याज दे दो 31 मार्च। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस खाते को तो बंद कर ही दे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बोलो ना। और क्या क्या बातें हुई हैं? डिवेंचर की पेमेंट करनी है, करो डिवेंचर की पेमेंट। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 1,00,000। और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट है, समझ नहीं आई। बैंक रहने दो यार, बैंक का तुम्हें दो बातें नहीं पता। बैंक तो साल भर में 1,000 बातें होती है, खाली डिवेंचर की बातें थोड़ी ना आती है उसमें। कितना आ गया? बाय, नहीं गलत कर दिया। क्या एंट्री बनी थी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। मैं वही तो कह रहा हूं, पहले वाली एंट्री बोलो ना। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर बाय 12% डिवेंचर। अब बनाएगा ना डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आई यहां तक बात? अब ये तो कंपनी थी, तो इसका मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट भी बेचनी होगी, इसका डीआरआर भी खत्म करना होगा, इनकम भी आ सकती है। तो कह रहे जी इनकम है 500 रुपए की, एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। इनकम का अकाउंट बना दो। क्वेश्चन बताएगा भाई जहां पैसा लगाया वहां से इनकम आई। अब वो कहेगा ब्याज आया तो ब्याज का खाता, डिविडेंड आया तो डिविडेंड का खाता। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम बाय बैंक। कितने रुपए आ रही है? 500 रुपए। ये कहां चली जाएगी? पी एंड एल में। अब इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। बाय बैंक, वो तो शुक्र है बता नहीं रखा, मैं तो 17,000 की बेच देता, बाकी प्रॉफिट आ जाता। 15 की बेच रहा हूं, वो बार बार महंगी बेचेगा, कम पर भी बेच सकता है, प्रॉफिट और लॉस आ सकता है, वो पी एंड एल में चला जाएगा। हो गया? जितना भी डीआरआर पड़ा था सारे को कहां ट्रांसफर करो? जर्नल रिजर्व में, टू जर्नल रिजर्व। क्या आपको ये सारे खाते समझ में आ गए? वो आपसे बस यही खाते पूछेगा। ये है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है कैसे चलते हैं, वो कहानी के जरिए आपके माइंड में रह सकती है क्या रिडम्पशन होता है, क्या सोर्सेस के तरीके हैं। तो हमारे कल हम करेंगे आगे इसके क्वेश्चंस स्टडी मेट से, लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कल याद होगा सारा, क्योंकि इस चैप्टर में याद करने वाली बातें बहुत सारी है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।